नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार देर रात करीब लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। जन्मेजय सिंह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन गुरुवार की रात हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी खुद दलित हितैषी बताने को कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को डिफ्यूज करने के लिए आरजेडी ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज ही मैदान में उतार दी है। इस तरह से दोनों पार्टियों के बीच दलित मतों को लेकर शह मात का खेल शुरू हो गया है। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद ने मुहर्रम के बीच ताजिए को घर से न ले जाने देने की इजाजत देने पर पुलिस से नाराजगी जाहिर की है। साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को ज्ञापन सौंपकर ताजिया ले जाने की इजाजत मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। कलवे जवाद का आरोप है कि मुहर्रम जुलूस में पुलिस ताजिया ले जाने की इजाजत नहीं दे रही है, जबकि मुहर्रम में जो भी एक्टिविटी की जा रही है वह महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए की जा रही है। ऐसे में अनुयायियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने यह तय किया है कि महामारी संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का आधा यानी 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाए। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अपने बड़बोले बयान के लिए वहां भी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा परमाणु हथियार बहुत ही छोटा और परफेक्ट है, जो निशाने पर मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों को असम तक टारगेट कर सकता है। शेख रशीद जैसे पाकिस्तान के कई नेता भारत को पहले भी परमाणु युद्ध और हमले की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की भीषण आग डरा रही है। खतरा रिहायशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है। इस आग में 50 घर जलकर खाक हो चुके हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 72 घंटे में कैलिफोर्निया के आसपास 11,000 बार बिजली गिरी। इससे करीब 367 जगहों पर आग लग गई। इनमें से 23 जगहों पर इसका असर ज्यादा रहा। इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट लगातार आग बुझाने में जुट चुकी है। जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को होने वाली है। खबरों के मुताबिक जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों की क्षतिपूर्ति का होगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की पूर्ण बैठक 19 सितंबर को होगी। इसका एजेंडा अभी तय होना है। खबरों के मुताबिक सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र के पास राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी कमी के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हाई टाइड के दौरान समंदर की लहरें 4.75 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकती हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में आज 1:33 पर हाई टाइड आ सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग, मौसम विभाग, प्रशासन और पुलिस समेत सभी एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। देश में वायरस का कहर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 68,898 नए मामले सामने आए और 983 लोगों की मौत हुई है। यहाँ अब तक 29,05,824 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 21,58,947 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। महामारी का सबसे भयावह चेहरा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ बीते 24 घंटे में करीब 14,647 नए मरीज सामने आए हैं। ये अब तक का रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटे में 326 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कुल मौतों का आंकड़ा 21,359 हो गया है। राज्य में कुल 6.5 लाख के करीब मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,62,806 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में दूसरे सीरो सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29% से ज्यादा लोगों के शरीर में महामारी के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सभी लोग कभी न कभी वायरस के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक 33% लोगों में एंटीबॉडी साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में पाई गई है। पहले सीरो सर्वे में करीब 23% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। ये सर्वे 15,239 लोगों के सैंपल पर आधारित है।
दिल्ली में वायरस के 1215 नए मामले सामने आने के बाद महामारी के मरीजों की कुल संख्या 1,57,354 पर पहुंच गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 4,257 है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में इस वायरस से 22 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक इस महामारी से 1,41,826 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और उधर फरीदकोट में गुरुवार को 25 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। सभी 25 पुलिसकर्मी एक ही फरीदकोट के सिटी थाने के हैं। रिपोर्ट आने के बाद थाने को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया। थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। फरीदकोट में अब तक 41 पुलिसकर्मी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में वायरस के 1,740 नए मामले सामने आने के बाद महामारी के मरीजों की कुल संख्या 37,824 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 957 है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 36 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक इस महामारी से 23,037 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह लिपू लेक में मिसाइल तैनात करने की तैयारी में है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करेंगे। चीन ने लिपू लेक में मानसरोवर झील के किनारे मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण शुरू कर दिया है। लिपू लेक को लेकर इस समय भारत और नेपाल के बीच तनाव चल रहा है और चीन इसी तनाव का फायदा उठाना चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल एसवाईएल मीटिंग के दौरान सीएम खट्टर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वजह से सीएम खट्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। वायरस के मामले देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग वैक्सीन का इंतजार भी बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं बीएमसी ने वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बीसीजी वैक्सीन आमतौर पर बच्चों को सांसों से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल करने पर फायदेमंद साबित हुई है। आईसीएमआर मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन कर रहा है कि क्या बीसीजी वैक्सीन वास्तव में बुजुर्ग आबादी में वायरस रोकने में फायदेमंद साबित हो सकता है। संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। अब आज शुक्रवार से सदन में विधायी कार्य शुरू होंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी सरकार ने कर रखी है, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। योगी सरकार ने महामारी काल में जो अध्यादेश लागू किए हैं, संवैधानिक बाध्यता के तहत उन अध्यादेशों को विधानमंडल की मंजूरी मिलना आवश्यक है। ऐसे में सरकार ने इन अहम विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद सत्र में पास कराने की रणनीति बनाई है। इसके बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी, इन्हें अंतिम रूप से लागू माना जाएगा और इन विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज शुक्रवार से सीबीआई की जांच टीम फुल एक्शन में होगी और सीबीआई की 16 सदस्यों की आज से मामले की जांच टीम शुरू कर देगी। ईडी के बाद रिया पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। वे इस केस की प्रमुख आरोपी हैं। सीबीआई की टीम कभी भी रिया को सम्मन भेज सकती है। सीबीआई सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ करेगी। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की आज सुबह मौत हो गई है। वे वायरस पॉजिटिव थे। असलम के साथ बड़े भाई ईशान खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले शनिवार से असलम खान आईसीयू में थे। उनकी उम्र करीब 80 साल थी, जबकि ईशान खान की उम्र 90 साल है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।